आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ली चार्टरी प्रिंसिपल फ्रॉम फर्स्ट ईयर, और हम इसके जो एप्लीकेशंस हैं उनको भी पढ़ेंगे और इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ गई है। डेफिनेशन क्या है? इफ़ अ सिस्टम इन एक्विलिब्रियम इज़ डिस्टर्ब्ड इट बिहेव इन सच अ वे एज टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ दैट डिस्टर्बेंस। कि जो ली चार्टरी प्रिंसिपल है ना, ये एक सिस्टम होता है जो कि एक्विलिब्रियम में होता है। कि अगर एक सिस्टम है वो एक्विलिब्रियम की हालत में, एक्विलिब्रियम आपको पता है कि कौन सी हालत होती है जिसमें रिवर्स और फॉरवर्ड रिएक्शन सेम होते हैं, मतलब से इकट्ठे चल रहे होते हैं, तो सिस्टम होता है वो एक्विलिब्रियम की हालत में हो जाता है। तो वो अपने आप को इस तरह से एक्ट करेगा कि अगर कोई सभी बाहर से सिस्टम में कोई चेंजिंग आता है, जैसे उसका प्रेशर चेंज, वॉल्यूम चेंज, कंसंट्रेशन चेंज, तो वो अपने आप को इस तरह से एक्ट करेगा कि वो जितने भी वो बाहर से जो इफ़ेक्ट हो रहा है उस इफ़ेक्ट को नलीफाई करने की कोशिश करेगा, यानी ख़त्म करने की कोशिश करेगा, ताकि जो सिस्टम है उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना आए, सिस्टम वैसे का वैसा चलता रहे। ठीक है, ये है आपके पास ली चार्टरी प्रिंसिपल। अब इस पर कौन कौन सी एप्लीकेशन है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस सिस्टम पे इफ़ेक्ट करती हैं। उनमें आपके पास आ गया इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। अगर आपके पास कंसंट्रेशन चेंज होगी तो वो भी ली चार्टरी पे इफ़ेक्ट करेगी इसके प्रिंसिपल पे। अगर प्रेशर चेंज होगा वो भी इफ़ेक्ट करेगा, वॉल्यूम, टेम्परेचर और कैटालिस्ट। ये आपके पास इसकी एप्लीकेशंस आ गई हैं। सबसे पहले हम जो इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। कि जो कंसंट्रेशन है वो चेंज होने से कैसे इफ़ेक्ट होगा। कोई भी सिस्टम है वो एक्विलिब्रियम की हालत में है, ठीक है, उसकी रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप अगर देखें तो इक्वल एक्विलिब्रियम की हालत में है। तो जो अगर हम बाहर से कोई रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं या प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, अब देखें अगर ये एक्विलिब्रियम की हालत में हम बाहर से रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं तो रिएक्टेंट आपको पता है प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। अगर हम बाहर से रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, यानी प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएंगे, और अगर प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाना शुरू हो जाएगा, रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं। तो हम बाहर से कोई रिएक्टेंट ऐड या प्रोडक्ट ऐड करते हैं या हम रिमूव करते हैं तो कंसंट्रेशन पे इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। पोजीशन पे इफ़ेक्ट होता है, एक्विलिब्रियम की पोजीशन पे। कैसे होता है कि अगर आप ये आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। आपने प्रोडक्ट को इस साथ निकाल दिया, अगर हमने प्रोडक्ट निकालते जाएंगे तो प्रोडक्ट आपके पास कम होते जाएंगे और रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे। जब रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो अब रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे। अब अगर हम रिएक्टेंट निकालते जाएंगे तो क्या होगा, फिर अब देखें प्रोडक्ट ज़्यादा होना शुरू हो गए। जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो गए तो प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएंगे। इस तरह पोजीशन एक्विलिब्रियम की हालत में दोबारा आ जाएगा। एग्जांपल इसकी दी हुई है, BiCl3 वाटर के साथ रिएक्ट करता है, BiOCl बनाता है और साथ में HCl। जब हम बाहर से वाटर ऐड करते हैं, अब वाटर ऐड किया तो क्या चीज़, रिएक्टेंट ऐड किया, रिएक्टेंट ऐड किया तो रिएक्टेंट अब प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा तो क्लाउडी सॉल्यूशन बनना शुरू हो जाएगा, हमें पता चलना शुरू हो जाएगा कि अब ये प्रोडक्ट बन रहा है। तो क्लाउडी सॉल्यूशन किसकी वजह से बनता है, इसकी वजह से बनता है। अब हमने इसके अंदर अगर प्रोडक्ट के अंदर HCl ऐड कर किया तो क्लाउडी से क्लियर सॉल्यूशन हो जाएगा और दोबारा से रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी ये रिएक्शन फॉरवर्ड और रिवर्स में आएगा अगर आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं या रिएक्टेंट ऐड करते हैं। तो वाटर ऐड करने से रिएक्शन फॉरवर्ड हो गया, HCl ऐड करने से रिएक्शन बैकवर्ड हो गया। इनका एक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज होगी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ गया PCl5, PCl3 और Cl2। अगर आपने PCl5 ऐड किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, अगर आप प्रोडक्ट ऐड करते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। सिंपल रिएक्शन है। अच्छा, उसके बाद कंक्लूजन में यही आ गया कि अगर आप कोई भी कंसंट्रेशन चेंज करते हो ना, यानी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, तो सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है, यानी रिएक्शन या फॉरवर्ड जा रहा है या रिवर्स जा रहा है, इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंजिंग नहीं आ रही।
दूसरी आपके पास आ गई इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। आपको प्रेशर और वॉल्यूम का पता है, P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V या V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। अब ये कब ये चीज़ एक्ट करेगी, ये तब एक्ट करेगी, ये तब एप्लीकेबल नहीं होगा अगर तो सिस्टम एक तो गैसियस फॉर्म में है, नंबर 2 नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल है। अगर नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट में भी 2 हैं, प्रोडक्ट में भी 2 हैं, तो ये एक्ट नहीं करेगा। हाँ, तब एक्ट करेगा जब आपके पास नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल N2 3H2 अमोनिया बना। अमोनिया में आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 हैं नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट में 3 1 4 है। ठीक है, तो अब कहाँ पे नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हुई है? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कम है। रिएक्टेंट में ज़्यादा है, प्रोडक्ट में कम है। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ कि अगर तो रिएक्शन में डिक्रीज़ नंबर ऑफ मोल, कम नंबर ऑफ मोल किधर है? प्रोडक्ट में है। नंबर ऑफ मोल जहाँ पे कम होंगे, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे वॉल्यूम कम है, प्रेशर इंक्रीज़ है। कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे तो रिएक्शन आपके पास फॉरवर्ड जाएगा, यानी आपके पास प्रोडक्ट पैदा होगी। प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और नंबर ऑफ मोल डिक्रीज़। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज़ होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा, नंबर ऑफ मोल डिक्रीज़ होंगे। जहाँ पे नंबर ऑफ मोल कम होंगे वहीं पे रिएक्शन जाएगा। वॉल्यूम प्रेशर के इंक्रीज़ होने से, प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट में कम है, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। ठीक है, अगर तो प्रेशर हमने डिक्रीज़ किया तो नंबर ऑफ मोल आपके पास रिएक्टेंट में ज़्यादा है, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। समझ आ गया आपको कि प्रेशर इंक्रीज़, वॉल्यूम डिक्रीज़। तो आप एक चीज़ को जहन में रखने कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। तो प्रेशर को इंक्रीज़ करने से नंबर ऑफ मोल जहाँ पे कम है वहाँ पे रिएक्शन जाएगा, प्रेशर को डिक्रीज़ करने से नंबर ऑफ मोल जहाँ पे ज़्यादा है रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। या आप रिएक्शन देख के, उसमें नंबर ऑफ मोल देख के आप बताते हैं कि रिएक्शन बैकवर्ड जाता है या फॉरवर्ड जाता है। SO2 O2 SO3, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है 2 और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है 3। सेम वही चीज़ आ गई कि नंबर ऑफ मोल कहाँ पे ज़्यादा है? रिएक्टेंट में। तो रिएक्टेंट में ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जब प्रेशर डिक्रीज़ होगा और वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो तब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, अदरवाइज रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। सेम ये आपके पास 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये आप लोग खुद देखें कि इसमें आपके पास नंबर ऑफ मोल 1 है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 2 है। नंबर ऑफ मोल यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो प्रेशर इंक्रीज़ अगर करेंगे तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगा? बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल यहाँ पे कम है। इसी तरह से इसमें नंबर ऑफ मोल 1, इसमें 2 है, इसमें 2 + 1 3 और यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मोल है। तो ये आप खुद देखें इन तीनों में कि प्रेशर इंक्रीज़ होने से, वॉल्यूम डिक्रीज़ होने से रिएक्शन किस साइड पे जाएगा। ठीक है, तो ये आपने मुझे लाजमी बताना है कि इन तीनों एग्जांपल्स में कहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ होने से रिएक्शन किस साइड पे जा रहा है और प्रेशर को डिक्रीज़ करने से रिएक्शन किस साइड पे जा रहा है। उसके बाद आ गया मेल्टिंग आइस। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा? अगर टेम्परेचर जो है वो 0 सेंटीग्रेड में वाटर चेंज हो जाता है आइस में। ठीक है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम ज़्यादा हो गया। अब हमने आइस को तोड़ना है तो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। जब हम प्रेशर इसके ऊपर लगाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? वाटर बन जाएगा। वाटर बनने का मतलब क्या है कि अब वॉल्यूम डिक्रीज़ हो गया प्रेशर इंक्रीज़ करने से, तो अब इस वाटर को हम सुपर कूल्ड वाटर भी कहते हैं। अब टेम्परेचर की बारी आ गई कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर चेंज करने से क्या होगा? कोई भी एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर इंक्रीज़ और टेम्परेचर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये दोनों चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ तो रिएक्शन फॉरवर्ड। एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज़ तो फॉरवर्ड रिएक्शन, टेम्परेचर डिक्रीज़ तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज़ तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा। अब अमोनिया की एग्जांपल आ गई, तो अमोनिया की एग्जांपल की अब आपके पास माइनस में वैल्यू दी हुई है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसने फॉरवर्ड अगर जाना है तो अब हमने अगर अमोनिया की यील्ड प्रोड्यूस करनी है, प्रोडक्ट हासिल करना है, तो हम क्या देखेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कब फॉरवर्ड जाएगा? जब रिएक्शन टेम्परेचर इसमें डिक्रीज़ होगा।
ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तब ये आगे रिएक्शन जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ तो बैकवर्ड रिएक्शन। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक में हम देखेंगे कि अगर हमें NO चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन तब होगा जब टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करोगे। अमोनिया की सिंथेसिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कूल करने पे फॉरवर्ड रिएक्शन और हीट करने पे बैक। होप कि आप लोग को ये समझ आ गई होगी कि टेम्परेचर कब फॉरवर्ड होगा और कब बैकवर्ड होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा। उसके बाद देखेंगे टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा। बहुत से कंपाउंड है जब वो वाटर में डिज़ोल्व किए जाते हैं तो वो या तो इवॉल्व करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं हीट, क्योंकि एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन और जो हीट ऑफ सोल्यूशन होता है या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। टेम्परेचर उसका अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है साल्ट की डिजोल्यूशन हो रही है, साल्ट डिज़ोल्व हो रहा है। अगर कूल होगा तो कूल होने से आपको पता है टेम्परेचर कम होगा तो कूल होगा तो आपके पास क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो पॉजिटिव अगर हीट ऑफ सोल्यूशन है तो इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी, हीट करने पे सॉल्युबिलिटी हो रही है। अगर हीट ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव है तो लेस सॉल्युबिलिटी है। अगर आपके पास NaCl क्लोज टू ज़ीरो है इसका मतलब है टेम्परेचर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। यानी अगर आपके पास कोई भी सोल्यूशन है ना, उस सोल्यूशन कूल हो गया है, कूल होने से इसका मतलब है उसकी लेस सॉल्युबिलिटी है, वो नेगेटिव है। अगर वो हॉट हो गया सोल्यूशन इसका मतलब है वो पॉजिटिव है और उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा है। और टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है ये एक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अब आपके पास कैटलिस्ट का इफेक्ट आ गया। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में टेक पार्ट करती है, उस रिएक्शन को स्पीड अप करती है। उस रिएक्शन को ये नहीं करती कि वो उसकी पोजीशन को चेंज करेगी, सिर्फ और सिर्फ उसको स्पीड अप करेगी उस रिएक्शन को, खुद उसमें टेक पार्ट नहीं करेगी। सही है। कैटलिस्ट आपके पास क्या करती है, मेन आप स्पीड अप द रिएक्शन, ठीक है, खुद उसकी पोजीशन वगैरह को चेंज नहीं करती और ना ही एक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज करती है। कैटलिस्ट जो होती है ये इसका मेन काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ हमने बनाया, ये रिएक्शन है, ये एनर्जी है। ये अगर आप कैटलिस्ट को यूज़ करेंगे तो ये रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में थोड़े टाइम में चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्पीड अप ये रिएक्शन को कर देगी विद कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट से ये एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, यानी ये बहुत टाइम लगा के रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज करेगी विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। और विद कैटलिस्ट फ़ौरन चेंज कर देगी। उसके बाद एप्लीकेशन आ गई सेंसेस ऑफ अमोनिया। अमोनिया की सेंसेस है, अमोनिया की ये प्रोडक्शन हो रही है, हमने अब अमोनिया की यील्ड हासिल करनी है। तो अमोनिया की यील्ड हमने हासिल करते वक्त क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, 3 वेज़ में हम मैक्सिमम यील्ड अमोनिया की हासिल कर सकते हैं। नंबर 1 अमोनिया की कंसनट्रेशन को कम करके, नंबर 2 वॉल्यूम की कंसनट्रेशन को कम करके, नंबर 3 एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो। टेम्परेचर, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर को कम करके हम 3 मेथड के ज़रिए इसको हासिल कर सकते हैं। अमोनिया की कंसनट्रेशन कम होगी, आप निकालते जाएं अमोनिया की कंसनट्रेशन को, अमोनिया को निकालते जाएंगे, जैसे जैसे अमोनिया को निकालेंगे तो आपके पास रिएक्शन फॉरवर्ड जाता जाएगा। वॉल्यूम कम करने से रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, क्योंकि अमोनिया में नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट में कम है। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर कम होगा तो तभी फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अब कंप्लीट जो कन्वर्जन होती है वो 98.3% होती है और 473 केल्विन पे होती है 100 एटमॉस्फेरिक पे। और आपके पास जो यील्ड होती है इसमें ज़्यादा फेवरेबल होती है, लेकिन रिएक्शन इसमें बहुत ज़्यादा स्लो होता है और प्रोसेस जो होता है अनइकोनॉमिकल होता है। तो आपने क्या करना है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है मॉडरेट लेवल तक, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना, क्योंकि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास जो यील्ड होगी वो हमें नहीं मिलेगी, स्लो यील्ड मिलेगी, ठीक है। तो एक थोड़े से लिमिट में टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है, साथ में कैटलिस्ट को यूज़ करना है। कैटलिस्ट क्या करेगी, स्पीड अप कर देगी रिएक्शन को। टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ करके स्पीड अप करेंगे रिएक्शन को तो आपको हायर यील्ड मिलेगी। अब ऑप्टिमम कंडीशन कौन कौन सी हैं, प्रेशर को 200 to 300 एटमॉस्फेयर कर दिया, टेम्परेचर को 400 सेंटीग्रेड कर दिया, और आयरन कैटलिस्ट हमने इसमें यूज़ किए हैं विद मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो इसके नतीजे में आपको मैक्सिमम यील्ड मिलेगी। आपको जो मैक्सिमम यील्ड मिलेगी 35%। इसमें वॉल्यूम आपके पास कम होगा, आपने उस मिक्सचर को कूल करना है और आपके पास अमोनिया कंडेंस होकर अमोनिया की फॉर्म में आपको वो मिलना शुरू हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का क्या होता है, -33.4 सेंटीग्रेड।
उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड आ गई। सल्फर डाइऑक्साइड भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो आपको पता है ये भी वॉल्यूम को कम करने से, प्रेशर को इंक्रीज़ करने से आपको यील्ड मिलेगी, और साथ में टेम्परेचर को कम करने से इसमें बेटर यील्ड मिलेगी। टेम्परेचर को कम करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब टेम्परेचर अगर हमने ज़्यादा कर दिया तो अब क्या होगा, अब आपके पास रिएक्शन, आपको वो जो यील्ड होगी वो नहीं मिलेगी, रिएक्शन क्योंकि बैकवर्ड जाना शुरू हो जाएगा। तो ऑप्टिमम कंडीशन आप इसमें कौन सी हमने यूज़ करनी है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ करना है एज अ कैटलिस्ट 650 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। मिक्सचर को रिसाइकल करेंगे एट 400 to 500 सेंटीग्रेड पे, और आपके पास जो बेस्ट यील्ड होगी वो SO2 की मिल जाएगी। SO2 की यील्ड इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। इसमें भी हमने कैटलिस्ट यूज़ करनी है और टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, जैसे हमने अमोनिया में किया था, ताकि आपको बेटर यील्ड अमोनिया की मिले, और ज़्यादा जल्दी यील्ड मिलने के लिए हम इसमें कैटलिस्ट को यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो आपको जो यील्ड SO3 की मिलेगी उसको आप रिएक्ट करवाएंगे H2SO4 के साथ, तो आपको ओलियम हासिल होगा। ओलियम किस लिए हम यूज़ करते हैं, ओलियम से हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, उसको हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और आपके पास 97% सल्फ्यूरिक एसिड की प्रोडक्ट के तौर पे आपको मिलेगा। तो आज हमने इस पूरे टॉपिक में ली चैप्टर प्रिंसिपल, उसकी जितनी जितनी उस पर जो कंसंट्रेशन इफ़ेक्ट कर रही हैं और जो एप्लीकेशंस हैं वो हमने इसमें पढ़ी हैं, कि रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगा, रिएक्शन रिवर्स कब जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है किसी भी एक्विलिब्रियम इक्वेशन में। तो आप लोग को ईज़िली समझ आ गई। फिर भी अगर आपको कोई इशू है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।